हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं काल। मुझे पता है काफ़ी टाइम हो गया है मेरी पिछली वीडियो को आए हुए, बट आप इसके लिए थैंक यू बोल सकते हो मेरे हेल्थ को और इंडियन एजुकेशन सिस्टम को। अगर बात करें इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, तो इस वीडियो में मैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम के द्वारा किए गए सभी कांडों को जो उन्होंने अभी हाल ही में किया है उन सब के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं समझता हूँ कि इंडिया जैसी कंट्रीज़ में गवर्नमेंट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना काफ़ी मुश्किल है, जहाँ की यूथ पॉपुलेशन कुछ कंट्रीज़ की टोटल पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। और ऐसे देश में कोई भी एग्ज़ाम करवाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि लाखों लोग जिन्होंने कुछ एग्ज़ाम के बारे में कभी पढ़ा ना हो, उस एग्ज़ाम के बारे में कुछ जानते भी ना हो, तब भी वो इस एग्ज़ाम का फॉर्म भरेंगे, क्योंकि उन्हें एम्प्लॉयड रहना है। इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाना काफ़ी मुश्किल है। पर फिर भी इस एग्ज़ाम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी एनटीए को जाती है, जिनका काम है कि इन एग्ज़ाम्स को फेयरली कंडक्ट किया जाए और इसके रिजल्ट्स फेयरली दिए जाए। लेकिन एनटीए ने कुछ अचीव किया है तो वो सिर्फ फेलियर है, और जब भी आप इस फेलियर को पॉइंट आउट करने जाओगे तो आपको सामने से एक ही आर्ग्यूमेंट आएगा कि पहले भी तो पेपर लीक्स होते थे। बात ये नहीं है कि पेपर लीक्स पहले होते थे या नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पेपर लीक्स पहले होते होंगे, बट अब तो रुकना चाहिए। अब तो आप आ गए हो, अब तो आपको रुकना चाहिए। कंपटीशन यहाँ इस बात का है कि कौन ज़्यादा पेपर लीक्स करवा रहा है, इस बात का नहीं कि कौन पेपर लीक्स को रोक रहा है। और कंपटीशन से याद आया, एनटीए ने एक चीज़ और अचीव की है, वो है स्टूडेंट्स में कॉम्पिटिशन्स क्रिएट करवाना। इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स है कि स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा कॉर्नर हो जाते हैं कि उन्हें इस मुसीबत से निकलने का सिर्फ एक ऑप्शन दिखता है, जो कि उनके लाइफ के साथ वायबल नहीं होता है। 2020 के बाद का ही डेटा आप निकाल लो। 2020 के बाद आपने ये सबसे ज़्यादा देखा होगा कि आज इस एग्ज़ाम का पेपर लीक हो गया, अब इस गवर्नमेंट एग्ज़ाम का पेपर लीक हो गया। मतलब कंसिस्टेंटली हर एक एग्ज़ाम में, हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, चाहे वो स्टेट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हो, हर एक एग्ज़ाम्स में पेपर लीक हो रहे हैं। और इसके लिए क्या किया जा रहा है? कुछ भी नहीं। लास्ट में ऑप्शन क्या बचता है? इंडियन एयरफोर्स से पेपर को डिलीवर करवाया जाएगा जिससे पेपर लीक ना हो। मतलब इतनी ज़्यादा हमारी सिक्योरिटी खराब है कि हम इंडियन एयरफोर्स को बुला रहे हैं पेपर को सिक्योरली उनके सेंटर्स तक पहुंचाने के लिए। इंडियन एजुकेशन सिस्टम ने बच्चों को सालों से कंसिस्टेंटली फेल किया है, और ये फेल करते रहेगा जब तक हम इस सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी वापस ना लाएं। और ये अकाउंटेबिलिटी लाने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी या उस यूएस रिटर्न की? यूएस रिटर्न से तो आप समझ ही होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सीजेपी की फाउंडर की। हाँ, सीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसका फॉर्मेशन इसलिए हुआ था क्योंकि यूथ काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। नहीं, सीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसका फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा के लिए किया गया था। ये कोई रिवॉल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है। और जब भी कोई पॉलिटिकल एजेंडा रिवॉल्यूशन का कपड़ा पहन के आता है तो वो रिवॉल्यूशनरी नहीं कहलाता है, वो बस एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कहलाता है। और ऐसा ही काम सीजेपी ने किया जो उनसे एक्सपेक्टेड था। उन्होंने एक प्रोटेस्ट हेल्ड करवाया जिसका सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव होना था। उस प्रोटेस्ट का मोटिव था कि नीट में हुए स्कैम और सीबीएसई में हुए पेपर चेकिंग की रिगार्डिंग रेजिग्नेशन मांगना एजुकेशन मिनिस्टर का, और इसी के पीछे उन्होंने ये प्रोटेस्ट करवाया। तो फिर उन प्रोटेस्ट में ऐसे नारों की क्या ज़रूरत है जो इंडिया के खिलाफ है? आपका काम तो सिर्फ इतना था कि आपको एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांगना था, और अगर वो प्रोटेस्ट सिर्फ इतना ही रहता तो काफ़ी लोग इसे सपोर्ट भी करते। बट चूंकि आपने इस प्रोटेस्ट को एक पॉलिटिकल एंगल देने की कोशिश की, तो सबको क्लियरली दिख चुका है कि ये प्रोटेस्ट और कुछ नहीं, बस एक पॉलिटिकल मूवमेंट था जिसे आपने रिवॉल्यूशन का कपड़ा पहनाकर मीडिया के सामने प्रेजेंट किया था। जब ये पार्टी फॉर्म हुई थी तो कुछ मोमेंट्स के लिए, बिल्कुल कुछ मोमेंट्स के लिए मुझे लगा था चलो इंडिया में एक यूथ मूवमेंट आया है जो सच में चेंज लाएगा। बट मैं भूल गया था, क्योंकि है तो ये इंडिया ही, यहाँ पे कोई भी मूवमेंट हो, कितना भी बड़ा रिवॉल्यूशन क्यों ना हो, उसके पीछे एक पॉलिटिकल एजेंडा होना ज़रूरी है। और जब भी कोई पॉलिटिकल एजेंडा एक रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट के पीछे रहता है तो वो एक रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट होता ही नहीं है, बस वो एक पॉलिटिकल मूवमेंट होता है।
और इस बार भी वही प्रूफ हुआ। मैंने जब इसके फाउंडर के बारे में थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि इसका जो फाउंडर है वो कंप्लीटली एंटी इंडिया स्लोगन्स देने वाले लोगों के सपोर्ट में पब्लिकली पोस्ट करता है। अगर ये प्रोटेस्ट सिर्फ और सिर्फ नीट और सीबीएसई स्कैम और भी जो पेपर लीक्स होते हैं उनके बारे में होता तो इसे मेरा कंप्लीट सपोर्ट जाता, बट मुझे पहले से पता था कि इस प्रोटेस्ट में क्या होने वाला है। मुझे पता था इस प्रोटेस्ट में वही गवर्नमेंट कॉलेजेस के लोग आने वाले हैं जिन्होंने पहले भी ऐसे काफ़ी प्रोटेस्ट किए हैं और उन पे फिर आज़ादी आज़ादी के नारे लगने वाले हैं जो कंप्लीटली एंटी इंडिया हैं। और वही हुआ। उस प्रोटेस्ट में ऐसे ही लोग आए, उन्होंने ऐसी ही बातें की। उस प्रोटेस्ट में काफ़ी लोग तो इस हद तक अनएजुकेटेड थे कि उन्होंने ये तक बोल दिया कि ईवीएम को हैक करने के लिए पाइथन फुल स्टैक की कोडिंग करनी पड़ती है, उसमें भी सिंटैक्स एरर के 3 कोड बदलने पड़ते हैं। मतलब ये सुन के मेरी फ्यूचर इंजीनियरिंग डिग्री ने तो खुद ही सुसाइड कर लिया कि ये क्या बोल रहा है। मुझे अगर एक मौका कोई दे तो मैं अभिजीत दिपके से ये पूछना चाहूँगा कि आपके प्रोटेस्ट का मोटिव क्या था, क्योंकि आप पब्लिकली तो ये बोल रहे थे कि आपके प्रोटेस्ट का एक ही मोटिव है, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है उनका रेजिग्नेशन। तो ऐसे प्रोटेस्ट में जहाँ पे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांगा जा रहा है, ऐसे प्रोटेस्ट में आज़ादी आज़ादी के नारे लगने क्या सही हैं? और ऐसे प्रोटेस्ट में आज़ादी आज़ादी के नारे लगने चाहिए थे? ऐसे प्रोटेस्ट में जो एंटी इंडिया स्लोगन्स देने वाले लोग हैं उनके सपोर्ट में बातें होनी चाहिए थी। ऐसे प्रोटेस्ट में किसी इंसान को ये बोलना चाहिए था कि उसने आपके साथ क्या किया है। जो एंटी इंडिया स्लोगन्स दे रहा है, मेरे साथ पर्सनली कुछ किया हो या ना हो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। जिसने एक बार एंटी इंडिया स्लोगन्स दे दिए वो अब कभी भी मेरी नज़रों में कोई एक्टिविस्ट या कोई रिवॉल्यूशनरी तो कभी नहीं बनने वाला। और अगर किसी इंडियन की नज़र में बनता है तो वो इंडियन भी एंटी नेशनलिस्ट है, और इस बात से कोई भी डिसएग्री कर ही नहीं सकता है। और सुसाइड से याद आया, क्या आपको पता है कि IC3 इंस्टीट्यूट नामक एक इंस्टीट्यूट ने स्टडी की थी जिसके अकॉर्डिंग इंडिया में जो ओवरऑल सुसाइड रेट्स हैं, मतलब हर एक एज हर एक जेंडर में, उसमें जो ग्रोथ है उसकी 2 गुना ग्रोथ सिर्फ स्टूडेंट सुसाइड रेट्स में है। मतलब जिस यूथ पे हम इतना प्राइड करते हैं कि हमारी पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यंग है, हमारे यहाँ पे 25-30 साल की उम्र के सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, उस यूथ में सुसाइड रेट इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और उसका कारण क्या है? ये एजुकेशन सिस्टम, जिसने कुछ नहीं किया है सिवाय कंपटीशन और प्रेशर क्रिएट करने के। जॉब्स क्रिएट करता है ये एजुकेशन सिस्टम? नहीं। कहाँ जॉब्स है? हाँ, वो IT सेक्टर वाले बंदे को जॉब मिला होगा जिसने ये बोला कि पाइथन फुल स्टैक की कोडिंग से EVM हैक हो जाता है। पता नहीं कौन सी IT कंपनी उसे हायर कर रही है। अगर भाई तुझे कोई हायर कर रही है मुझे भी बता दे, मैं भी जानना चाहूँगा ऐसी कौन सी कंपनी है जो ऐसी बात सुन के हायर कर रही है। जब हमारा मेन एजेंडा ये था कि हमें नीट स्कैम्स के स्टूडेंट्स के लिए आवाज़ उठानी है, हमें CBSE में हुए अनफेयर चेकिंग की, जिस चेकिंग का कभी कोई फेयरनेस नहीं थी, जिस चेकिंग में टीचर्स को कोई सही गाइडेंस नहीं थी, जिस चेकिंग में जो स्कैम्स हो रहे थे पेपर वो ब्लर थे, उस चेकिंग में जहाँ पे स्टूडेंट्स ने अपना एक फ्यूचर खोया है, उस चेकिंग के प्रोटेस्ट में हमारे यहाँ स्लोगन्स क्या चलते हैं? आज़ादी आज़ादी, या फिर और भी कुछ स्लोगन्स जो मैं अभी YouTube पे तो बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि YouTube इस वीडियो को फिर डाउन कर देगा, बट आपको पता है मैं किस स्लोगन्स की बात कर रहा हूँ। उन स्लोगन्स का ऐसे प्रोटेस्ट में कोई बेनिफिट था ही नहीं, बट चूंकि कुछ लोगों को अपना पॉलिटिकल एजेंडा स्प्रेड करना था तो उन्होंने वही किया, और इस प्रोटेस्ट को जो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता था खराब किया। और जो स्टूडेंट्स के फ्रस्ट्रेशन को गलत तरीके से यूज़ किया उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज स्टूडेंट ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है। उनके नीट के एग्जाम्स के पेपर लीक हो रहे हैं, जो कॉलेज में है वो भी फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि कॉलेज उनका दिमाग खराब करके रखती है, जो स्कूल में है वो इसलिए फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि बोर्ड कभी भी कुछ भी कर देता है, OSM चेकिंग लाके, ऐसी चीज़ें लाके जो कंप्लीटली एक स्टूडेंट के फ्यूचर को डिस्ट्रॉय करती हैं। इन चीज़ों से स्टूडेंट्स ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है, और अगर कोई इस चीज़ से निकल भी जाता है तो अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब इस देश में स्टूडेंट्स जो कि ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड हैं उन्हें एक जगह मिली जहां वो
अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल सके, और वहां पे भी इस तरह के लोगों ने अपना पॉलिटिकल एजेंडा स्प्रेड करने की कोशिश की और इस प्रोटेस्ट को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया, इसके मोटिव को, इसके पीछे के एजेंडा को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। जहां पे स्टूडेंट्स वैलिड क्वेश्चन उठा सकते थे, मुझे ऑलरेडी पता था, बिकॉज मैं जानता हूं ऐसे लोगों को, मैं जानता हूं कि ऐसे लोगों को सिर्फ अपना पॉलिटिकल एजेंडा दिखाई देता है, स्टूडेंट्स की रियल फ्रस्ट्रेशन नहीं। और अगर किसी को लगा था कि स्टूडेंट की फ्रस्ट्रेशन के बारे में ये ऑलरेडी बात करेंगे, तो आप किस दुनिया में जी रहे हो, उस दुनिया से बाहर आओ। क्योंकि इस देश में कोई भी आदमी उठ के कभी स्टूडेंट फ्रस्ट्रेशन की बात करेगा ही नहीं, बिकॉज ये उनके पॉलिटिकल एजेंडा का पार्ट है ही नहीं। तो अगर आपको लगता है कि इस तरह के प्रोटेस्ट इंडियन यूथ को के फ्रस्ट्रेशन को सामने लाने का काम कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपने बबल से निकलिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन बिलो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड।